हेलो एवरीवन, माय नेम इज उमंग उपाध्याय। वेलकम टू उमंग बायो क्लासेस। आज जो हम चैप्टर देखने वाले हैं वो होने वाला है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। उसके पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। इस लेक्चर में अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज हम देखेंगे। उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फोटोज आएंगे, पिक्चर्स आएंगे, ठीक है। तो पहले ही मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे अलग अलग टाइप की ऐसी भी पिक्चर्स आ सकती हैं जो माइंड को थोड़ा डाइवर्ट कर सकें, ठीक है। तो ध्यान से देखना, खाना वाना खा रहे हो तो बाद में ये लेक्चर देख लेना, ठीक है। क्योंकि इसमें तुम्हारा टिटनेस का आएगा, उसके बाद पोलियो का आएगा, उसके बाद तुम्हारे अलग अलग टाइप के डिप्थीरिया का आएगा, ठीक है। तो अलग अलग जब देखोगे ना वो आगे के फोटोज, तो हो सकता है कि मन में कुछ बात आ जाए, ठीक है। और खाना अगर खा रहे हो या फिर कुछ भी अभी रिसेंट में खाए हो तो दिक्कत हो सकती है। तो लेक्चर देखने से पहले मैं ये बोलूँगा कि अगर खाना खाए हो तो ये लेक्चर थोड़ी देर बाद देखना, ठीक है। तो ये था हमारा डिस्क्लेमर। आओ अब आगे हम लेक्चर देखते हैं। देखो, अभी हमारा यूनिट नंबर 8 है, ठीक है। इसमें हम देखने वाले हैं बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, मतलब ह्यूमंस के वेलफेयर के लिए बायो का क्या यूज है, ठीक है। ह्यूमंस के वेलफेयर के लिए बायो का क्या यूज है वो हम देखेंगे। ये हमारा यूनिट नंबर 8 है। पहले इसमें 3 चैप्टर्स होते थे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और स्ट्रेटजी फॉर फूड इन्हांसमेंट एंड ऐसे करके एक चैप्टर था, ठीक है, स्ट्रेटजी फॉर फूड इन्हांसमेंट, ठीक है। तो वो वाला चैप्टर अब डिलीट हो चुका है। ये सब पिछले क्लास में मैंने बोर्ड पे बताया था, तो सब कुछ ये जितना भी बेसिक है ना स्टार्टिंग का, वो सब हमने देख लिया है, ठीक है। और ये एनसीईआरटी मैं शुरू कर रहा था तो इसके लिए मैंने इसको पीडीएफ में ले लिया है ताकि ये हम देखते चले। हालांकि अगर तुम ये देखना चाहोगे, मतलब ये सब पढ़ना चाहोगे डिटेल में, तो पहला लेक्चर इसका देख लेना, ठीक है। यहाँ पे जो इंट्रो है वो हम देख लेते हैं और इसके बाद एक साइंटिस्ट आएंगे, उनको हम देख लेते हैं। बाकी हम जल्दी जल्दी ये कवर कर लेंगे। बायो इज youngest of the formalized disciplines of natural science. Progress in physics and chemistry proceed with much faster than in bio. देखो, ये बोल रहे हैं कि जो बायो नेचुरल साइंस का बायो एक यंगेस्ट पार्ट है, ठीक है। यंगेस्ट मतलब एक नई नई ब्रांच है। इससे ज़्यादा फिजिक्स और केमिस्ट्री साइंस के फील्ड में आगे जा चुके हैं, ठीक है। अप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ ऑल्सो हैव हायर विजिबिलिटी देन दोज ऑफ बायोलॉजी। देखो, तुम ऐसे नॉर्मली सोचते हो कि बायो का हमारी लाइफ में ज़्यादा इंपैक्ट है, ये एनसीईआरटी लाइन है, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री का इंपैक्ट हमारी लाइफ में ज़्यादा है, ठीक है। और विजिबिलिटी भी है, मतलब हम देख भी पाते हैं। जैसे हम कैमरे को देख रहे हैं, वो रिकॉर्ड कर रहा है। लैपटॉप है, उसमें चल रही सारी चीज़ें, पीछे कुछ भी जो तुम देख रहे हो, ये सारा मतलब टेक्नोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स से ही मिलकर बनता है, ठीक है। मेडिसिन हो गई हमारी, केमिस्ट्री, उसमें प्योर केमिस्ट्री आ जाती है, ठीक है। तो मतलब बायो के कंपैरिजन में फिजिक्स और केमिस्ट्री का विजिबिलिटी हाई है हमारे अगल बगल, ठीक है। However, 20th centuries and certainly 21st century has demonstrated the utility of biological knowledge in the furthering human welfare। देखो, 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी मतलब 1900, लेट 1900 और अर्ली 2000, ठीक है। अब 2021 चल रहा है ना, तो इसमें 21 कर दो, 2021 हो जाएगा। तो लेट 1900 एंड तुम्हारा अर्ली का 21st सेंचुरी, ठीक है। इसमें हमने बायो की नॉलेज को ज़्यादा, मतलब पहले से काफ़ी ज़्यादा जाना है, समझा है, ठीक है। और इसको ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज भी है। बी इट इन हेल्थ सेक्टर और एग्रीकल्चर। हेल्थ सेक्टर में और एग्रीकल्चर मतलब कृषि विभाग में हमने बायो का खूब यूज किया, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड सिंथेटिक प्लांट डेरिवेटिव ड्रग्स, anesthesia have changed the medical practice on one hand and human health on the other hand। देखो, हमने एंटीबायोटिक डिस्कवर किया, ठीक है। फिर प्लांट से कुछ डेराइव होने वाले ड्रग्स हमने देखे थे, ठीक है। अभी हम इसी चैप्टर के लास्ट में देखेंगे ड्रग एंड वो एक अलग ही टॉपिक है, ठीक है, ड्रग्स। तो वो यही कह रहा है कि जो एंटीबॉडी की डिस्कवरी हुई या फिर प्लांट से ड्रग्स निकले, ये सब एनेस्थीसिया निकले, एनेस्थीसिया, ठीक है। वो सब मेडिकल प्रैक्टिस को तो सुधारे ही, साथ में ह्यूमन के हेल्थ को भी चेंज किया, ठीक है। Life expectancy of human beings have dramatically changed over the years. Agriculture practice, food processing and diagnosis have brought social culture changes in human communities। देखो, एग्रीकल्चर खेती करने का तरीका, फूड को प्रोसेस करने का तरीका, जैसे आज ब्रेड खाते हो ना, और फॉरेन की कंट्रीज में जैसे यूएस हो गया, वहाँ पे इतना ज़्यादा वो नहीं होता। वहाँ पे फूड जो होता है वो पैक होकर आता है कंपनी से। जैसे हमारे यहाँ कुछ सामान मंगाते हो ना,
पनीर, दूध ले लो, दूध पैक हो गया था ना हमारे, तो वैसे उधर खाना पैक हो गया था, घर पे ले आते हैं, गर्म करके खा लेते हैं, ठीक है। तो ये सब बहुत चेंजेज हुए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी इंडिया में, पहले 50 to 55 थी, अभी शायद 60, मतलब 60 से नीचे थी पहले, अभी 60 से ऊपर हो चुकी है जितना मुझे याद है, ठीक है। दिस आर ब्रीफली डिस्क्रिप्शन इन द फॉलोइंग 3 चैप्टर्स। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी अभी भी गलत है, यहाँ पे 3 चैप्टर्स नहीं है, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है। अभी उन्होंने आई थिंक वो चेंज नहीं किया है, इस वजह से अभी हमारे यहाँ 3 है, ठीक है। 3 की जगह 2 चैप्टर्स बच रहे हैं। ये है MS स्वामीनाथन, इनका नाम याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। इन्होंने हाई इल्ड, शॉर्ट ड्यूरेशन, हाई इल्डिंग वेराइटी राइस ऑफ इनको ले आए थे, जैसे शॉर्ट टाइम में अच्छी क्वालिटी वाले हमें राइस मिल सके। तो इसका एग्जांपल है बासमती राइस, नाम सुना होगा तुमने, ठीक है। बाकी तुम इनको एक बार पढ़ लेना। ये एक फॉरेन के साइंटिस्ट नॉर्मन बोरलॉग से वो थे, इंस्पायर्ड थे। ग्रीन रिवोल्यूशन, देखो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, यहाँ से दो क्वेश्चन आते हैं ना, वो मैं बता दे रहा हूँ। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन वर्ल्ड, अगर पूरे विश्व के लेवल पे देखोगे तो नॉर्मन बोरलॉग होंगे, और फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया देखोगे तो MS स्वामीनाथन होंगे, ठीक है। तो ये तुम देख लेना, बाकी अगर तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ लेना। बाकी यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो मैंने 2 बता दिए, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन वर्ल्ड लेवल पे, और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया लेवल पे, ठीक है। तो इंडिया लेवल पे MS स्वामीनाथन हो जाएंगे, वर्ल्ड लेवल पे नॉर्मन बोरलॉग हो जाएंगे, ठीक है। आओ उसमें अब इस यूनिट के फर्स्ट चैप्टर पे हम बात करते हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ये सब हमने देख लिया है। देखो आज हम देखेंगे कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस, कल वाले लेक्चर में देखेंगे इम्यूनिटी एंड एड्स, और इसमें टोटल ना 3 लेक्चर्स ले आऊंगा, ठीक है। पहले वाले में हम ये देखेंगे फर्स्ट में, दूसरे वाले में ये, और तीसरे वाले में कैंसर एंड ड्रग एंड एल्कोहल एब्यूज। 3 लेक्चर्स लगेंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, पूरा एनसीईआरटी हम कवर कर लेंगे, ठीक है। बीच बीच में कोई ऐसा टॉपिक आएगा जैसे मलेरिया है, उसको मैं अलग से एक छोटे से पार्ट में, मतलब छोटा वीडियो बना करके ना उसको मैं समझा दूंगा, ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं हेल्थ। फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉज कंसिडर्ड द स्टेट ऑफ बॉडी दैट माइंड्स body and mind were the balance of certain humors. This is what early Greek like Hippocrates as well as Indian Ayurved system of medicine asserted. देखो हेल्थ को जो टर्म था, जो हमने कल के लेक्चर में भी देखा था, मैंने तुमसे पूछा था कि अगर कोई मेंटली फिट है, फिजिकली फिट है, तो क्या उसे तुम हेल्दी मानोगे? तो अब आई डोंट नो तुमने क्या आंसर दिया था, कमेंट तो किया ही नहीं है तुमने। अगर देख रहे हो तो कर देना कमेंट, ठीक है। नहीं, फर्स्ट लेक्चर तुम देख लेना जरूर। तो जो शुरुआत के ग्रीक साइंटिस्ट थे और इंडियन के जो आयुर्वेद वाला सिस्टम था, हमारा तो आयुर्वेद बहुत पुराना है ना, तो उसमें ये सोचते थे ना कि जैसे अगर कोई माइंड और बॉडी से अगर कोई फिट है तो उसे हम हेल्दी मानते हैं। लेकिन आज के मॉडर्न जो है ना मॉडर्न टाइम, उसमें माइंड के साथ साथ मेंटल, फिजिकल प्लस इमोशनल और सोशल भी आता है, ठीक है। ये सब हमने देख लिया है, एक बार पढ़ लेते हैं फिर से। देखो इनका ये कहना था ना कि अगर बॉडी में कुछ ह्यूमर्स होते हैं, वो अगर सही रहेंगे तो इंसान मेंटली और फिजिकली ठीक रहेगा, ठीक है। इट वॉज थॉट दैट द पर्सन विथ ब्लैक बाइल बिलोंग टू हॉट पर्सनैलिटी वुड हैव फीवर्स। देखो ब्लैक बाइल से फीवर होगा, अगर ब्लैक बाइल में कुछ भी दिक्कत होगी तो फीवर होगा, बुखार, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, द पर्सन विद ब्लैक बाइल बिलोंग टू हॉट पर्सनैलिटी एंड वुड हैव फीवर। द आइडिया हैज अराइव्ड बाय प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट्स। द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, ब्लड सर्कुलेशन का किसने डिस्कवरी किया था? तो उसको तुम याद रखना, विलियम हार्वे। ये याद रखना, ये वाली लाइन ना याद रख लेना, नोट करते जाना। जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस चैप्टर से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, अलग अलग सालों में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 3 क्वेश्चन मैंने अब तक बता दी, तो तीनों तुम नोट कर लेना पॉइंट में, ठीक है। बाकी बोर्ड्स के लिए तो तुम्हें एक बार अपने खुद से एक बार पढ़ लेना एनसीईआरटी, और बनाने को देखो क्या होता है, कोई भी टॉपिक समझो ना तो उसमें तुम ये देख लो कि वो कहना क्या जाता है, वो तुम समझ ले तो अपने लैंग्वेज में भी अगर तुम लिख रहे हो ना बोर्ड्स में, तो वो तुम्हारे नंबर मिल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा खुद क्या है यार। Demonstration of normal body temperature in person with black bile using thermometer disprove the good humor hypothesis of it। देखो विलियम हार्वे ने क्या किया कि थर्मोमीटर, जो थर्मोमीटर होता है उसको या तो यहाँ पे या फिर आर्म्स में लगा करके हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, आर्मपिट्स में। तो वहाँ से जब इन्होंने देखा तो इस वाले ये जो बाइल वाला कॉन्सेप्ट था ना कि बाइल जिसके में होगा वो उसको फीवर होगा, इसको उन्होंने क्रॉस कर दिया, क्योंकि जिसके में था उसको फीवर नहीं था और जिसके में फीवर था उसके में ये कम था, ठीक है।
तो ये वाला तो थ्योरी पूरी तरह से गलत हो गया। इन लेटर years bio started that mind influence through neural system and endocrine system our immune system and that our immune system maintains our health। तो देखो अभी रिसेंट के ईयर्स में, मतलब अभी से देखो तो रिसेंट के ईयर, पहले से देखो तो लेटेस्ट ईयर, ठीक है। तो ये देखने को मिला कि जो हमारा माइंड है, जो हमारा स्टेट ऑफ माइंड है, वो हमारे वो इन्फ्लुएंस होता है किसके थ्रू, हमारे न्यूरल सिस्टम के थ्रू, एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू और हमारे इम्यून सिस्टम के थ्रू। और हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो हमारे हेल्थ को मेंटेन करता है, ठीक है। हेंस माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्ट आवर हेल्थ। ऑफ कोर्स हेल्थ इज अफेक्टेड बाई अलग अलग मेथड्स हैं। देखो यहाँ पे हमारा जो हेल्थ होता है वो माइंड और मेंटल स्टेट, जैसे कोई स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, कोई बहुत ज़्यादा मतलब सोच रहा है, ठीक है, तो वो भी हमारे बॉडी को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि हम सोच रहे हैं तो कुछ होगा नहीं, बहुत स्ट्रेस तो मतलब बहुत भयंकर भयंकर दिक्कत दे सकता है, ठीक है। और रीजन्स क्या होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शन, लाइफ स्टाइल, ये सब हमने देख लिया था पिछली क्लास में। यहाँ पे तुम देख सकते हो कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स में क्या होता है, ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आ जाए, पेरेंट्स से नए जो जनरेशन हुई है उसमें कोई बीमारी ट्रांसमिट हो जाए। इन्फेक्शन ऑब्वियस बात है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन था, एयरबॉर्न इन्फेक्शन था, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के अलग अलग मोड से वो इन्फेक्शन हो सकता है। लाइफ स्टाइल जैसे फूड वाटर विटेक, मैंने बताया था ना कि 80 to 90% बीमारियां कैसे होती हैं, गंदे फूड और वाटर से। रेस्ट एंड एक्सरसाइज भी गिव टू आवर बॉडी हैबिट्स भी है, लाइक देखो जैसे कोई दिन भर किसी का ऐसा काम है कि वो दिन भर बैठे बैठे काम करता है, ठीक है, तो उससे दिक्कत हो सकती है। एक्सरसाइज नहीं करता है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, रेस्ट नहीं करता है, हमेशा काम ही करता है, तो वो बॉडी में अलग अलग दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देख लेना बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, ये सब हमने देख लिया है, ठीक है। डिजीज को भी हमने दो ब्रॉड कैटेगरी में बांटा था, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, ये भी हमने पिछले क्लास में देख लिया था। मैं तुमसे ये बोलूंगा कि तुम जाओ तो एक बार पहला लेक्चर देखो, फिर इस पे आना, ठीक है। ये भी हमने देख लिया था कि पैथोजेंस क्या होते हैं, और पैथोजेंस और वेक्टर में हमने डिफरेंस भी देखा था, ठीक है। तो एक बार तुम देख लेना, फर्स्ट लेक्चर देख के ही आना, ठीक है। अब देखो ये क्या है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है। ये क्या है, एक बैक्टीरिया है। मेरी आंखें दर्द कर रही हैं यार, एक सेकंड रुको। अभी ठीक है। देखो ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये रॉड शेप में है, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे कि ये सब स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड होता है एक्चुअली, ठीक है। अभी हम बात करते हैं सैल्मोनेला टाइफी के बारे में, ठीक है। सैल्मोनेला टाइफी, ये याद रखना, कल मैंने बताया था कि एग्जाम्पल में इसको लिया था मैंने कि सैल्मोनेला टाइफी जो होता है वो टाइफॉइड करता है। क्या करता है, टाइफॉइड। ये टाइफॉइड किससे होता है, ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। तो अब हम टाइफॉइड देखते हैं। अब हम बैक्टीरियल डिजीज पे आ गए हैं, ठीक है। तो हमें बैक्टीरिया के सारे डिजीज पढ़ लेने हैं। देखो सैल्मोनेला टाइफी, इस चीज को तुम याद रखना, बैक्टीरिया का ये नाम है। सैल्मोनेला टाइफी किसका नाम है, बैक्टीरिया का। इज अ पैथोजेनिक बैक्टीरियम विच कॉज टाइफॉइड। ये एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है जो कि टाइफॉइड कॉज करता है। अब देखो यहाँ पे पैथोजन नाम आया ना, तो अगर तुम्हें पता ही नहीं है कि पैथोजन क्या होता है तो तुम कैसे समझोगे आगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ लेक्चर नंबर 1 देखो, फिर यहाँ पे आना, ठीक है। फीवर इन ह्यूमन बींग्स, देखो टाइफॉइड क्या है, टाइफॉइड मतलब ना बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाता है, एंड थ्रू फूड एंड वाटर कंटामिनेटेड, देखो विद देम एंड माइग्रेट टू अदर ऑर्गन थ्रू फूड। देखो क्या होता है कि ये जो होते हैं वो गंदे पानी और खाने की वजह से, कैसे गंदा पानी, जैसे गंदा पानी आता है कहीं से और बिना फिल्टर के तुमने पी लिया। खाना कैसे गंदा होगा, खाना ऐसे गंदा होगा कि जैसे बाहर कहीं फूड रखा है, घर में के खाने ज्यादा वो गंदे नहीं होते, जो घर में बनते हैं ना वो उतना गंदा नहीं होता। गंदा तब होगा जब उस पर कोई वेक्टर समझ सकते हो, वेक्टर आके बैठ जाए। वेक्टर फिजिक्स का वेक्टर नहीं, XYZ वेक्टर नहीं, वेक्टर मतलब एक माध्यम, ठीक है। जैसे मान लो मक्खी, फ्लाइज, मक्खी अगर कहीं से घूम के आ रही है, वो अब कहाँ से जाएगी किसको पता है। ह्यूमन एक्सक्रीटा पे भी जा सकती है, अलग अलग जगह पे जा सकती है। मक्खी वही आके तुम्हारे खाने पे बैठ गई तो कहीं ना कहीं से पार्टिकल्स आ गए ना ह्यूमन एक्सक्रीटा के तुम्हारे फूड पे। अब वो अगर इन्फेक्टेड हुए, किसी इन्फेक्टेड पर्सन के हुए, तो वहां पे चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो तुम्हें बीमार कर दे, ठीक है। तो ये कि ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से आते हैं और तुम्हारे खाने के साथ मतलब खाने के थ्रू
वो तुम्हारी बॉडी में जाते हैं, खाने पानी के थ्रू तुम्हारे बॉडी में जाते हैं और तुम्हें वो बीमार करते हैं। मतलब जिसको भी टाइफाइड हुआ हो, ठीक है, उस पर्टिकुलर फूड में ये सेल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया होगा, ठीक है। सस्टेन्ड हाई फीवर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब ज़्यादा ही हाई हो जाता है, ठीक है। वीकनेस, सिम्टम्स इसके नोट कर लेना। टाइफाइड फीवर लिखना, मैं बता दे रहा हूँ कैसे करना है। पहले तुम टाइफाइड लिखो, उसके सामने ही ब्रैकेट में लिख लो सेल्मोनेला टाइफी, फिर लिखो तुम थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज करके लिखना। जैसे यहाँ पे मान लो बैक्टीरियल डिजीज लिखना, पहले बैक्टीरिया से होने वाले, बैक्टीरिया में पहला लिखना टाइफाइड, यहाँ पे लिख लेना सेल्मोनेला टाइफी। उसके बाद लिखना थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, फिर एक सब हेडिंग देना सिम्टम्स। सिम्टम्स में लिखो सस्टेन्ड हाई फीवर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, वीकनेस होगा, उसमें स्टमक पेन होगा कभी कभी, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन होगा, ह्यूमन एक्सक्रीशन उतना अच्छे से नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद हेडेक, लॉस ऑफ एपिटाइट, भूख, एपिटाइट मतलब होता है भूख, हेडेक मतलब तुम्हें पता ही है सर दर्द करना, ये फ्रंट वाला है, ठीक है। लॉस ऑफ एपिटाइट, मतलब भूख, एपिटाइट का मतलब होता है भूख, तो यहाँ पे भूख नहीं लगेगी। आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स ऑफ डिजीज, इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन सीवर केसेस। टाइफाइड के ऊपर मे बी कन्फर्म्ड बाई वाइडल टेस्ट, विडॉल कह सकते हो, वाइडल कह सकते हो, जो तुम्हें प्रोनाउंस करना है वो तुम करना, लेकिन याद रखना WIDAL, ठीक है। देखो इसमें इंटेस्टाइन परफोरेशन भी हो सकता है। अभी इंटेस्टाइनल परफोरेशन क्या होता है, जो तुम्हारी इंटेस्टाइन की वो होती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें छेद भी हो सकता है। परफोरेशन का मतलब था उसमें होल, ठीक है। जैसे मान लो ये तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पे तुम्हारा सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया में, तो ये इसको मतलब खत्म भी कर सकता है, इस लेयर को ना तुम्हारी खत्म कर सकता है। हालांकि वो लेयर स्ट्रॉन्ग लेयर होती है, तो इसको इतना वो बैक्टीरिया इतना खतरनाक है कि तुम्हारे इंटेस्टाइन को लेयर में भी छेद कर सकता है, ठीक है। तो ये उसके कुछ सिम्टम्स हो गए। टाइफाइड फीवर को टेस्ट करने का, कंफर्म करने का एक टेस्ट होता है, उसे हम कहते हैं वाइडल टेस्ट, विडॉल टेस्ट, ठीक है। A classical case in medicine that of Mary Mellon, nicknamed Typhoid Mary, is worth mentioning here. She was a cook by profession and was typhoid carrier who continued to spread typhoid for several years through the food she prepared. तो देखो ये जो थी ना टाइफाइड मैरी, ठीक है, तो ये एक टाइफाइड की कैरियर थी। क्यों? क्योंकि इनके बॉडी में पहली बार जो सैल्मोनेला बैक्टीरियम थे, ये उनसे पहली बार इन्फेक्ट हुई थी, ठीक है। ये अब जो थी, मतलब जब भी ये मतलब एक्सक्रीट करती थी, बाथरूम यूज करती थी, वॉशरूम यूज करती थी, उसके बाद इनका हाथ जो होते हैं वो प्रॉपर वॉश नहीं होते थे, ठीक है। तो हाथों में मतलब कहीं ना कहीं वो बैक्टीरिया रह जाता था। तो अब जब ये खाना बनाती थी, तो वो बैक्टीरिया खाने में जाता था और खाना खाने वाले आदमी को भी टाइफाइड हो जाता था, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड, वीकनेस, लॉस ऑफ एपिटाइट, हेलुसिनेशन मतलब क्या होता है ना कि ऐसे तुम समझ सकते हो कि तुम्हें लगता होगा ना कभी कभी कि रात में या अंधेरे में कि यहाँ पे कुछ है, वहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, जैसे घूम चक्कर खा जाना, समझ रहे हो। जैसे मान लो ऐसे तुम पढ़ रहे हो, किसी चीज़ को तुम देख रहे हो, उसमें तुम्हें कुछ और दिखने लगे, समझ रहे हो बात को, बहुत दिखना है ऐसे समझ लो। एब्डोमिनल पेन मतलब तुम्हारे एब्डोमन में पेन होगा, स्टमक में पेन होगा। अल्सर्स, छाले हो जाएंगे। वाटरी स्टूल्स, डायरिया हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन मतलब कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, ठीक है। सेवर हेडेक और इरिटेशन, हेडेक भी हो सकता है और चिड़चिड़े भी हो सकते हैं तुम। फीवर हाई मतलब 39 डिग्री सेल्सियस बहुत हाई होता है यार। एंसेफेलाइटिस, डिहाइड्रेशन, स्किन रैशेज, ये सारे एक अलग अलग सिम्टम्स हैं, ठीक है। टाइफाइड फीवर, अब देखो ये कैसे होता है। यहाँ पे तुम देख रहे हो अल्सर इन द इंटेस्टाइन, पहले तो इंटेस्टाइन में तुम्हारे छाले हो जाएंगे, मतलब जिसको टाइफाइड हुआ है उसके इंटेस्टाइन में पहले छाले होंगे, और वो छालों के थ्रू, छाले मतलब अल्सर्स यार, ठीक है, तो उसमें अब वो उसके थ्रू वो परफोरेट हो जाएंगे, उसमें छेद हो सकता है और इंटेस्टाइन ऐसे तुम्हारी ओपन हो सकती है, तुम्हारी नहीं, जिसको मतलब टाइफाइड हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे जो है वो उसके इंटेस्टाइन में छेद हो गया ना। सैल्मोनेला टाइफी ऐसे देखने में होता है। और वाइट कोटिंग, टंग पे उसके वाइट कोट हो जाएगा प्रेजेंट, ठीक है। बॉडी पे ऐसे रेसेस मतलब दाग हो जाएंगे, ठीक है। लीवर और स्प्लीन उसके बड़े हो जाएंगे, लीवर और स्प्लीन उसके एनलार्ज हो जाएंगे, पहले की साइज से वो थोड़े बड़े हो जाएंगे। देखो ये है टाइफाइड मैरी, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेडिक्टमेंट ऑफ मैरी मेलन, प्रिजनर ऑफ न्यूयॉर्क क्वारंटाइन हॉस्पिटल। देख रहे हो न्यूयॉर्क में कौन कौन सी बीमारियां हो रही हैं।
तो ये देखो, ये हाथ में इसके देख रहे हो कंकाल, लाशें, मतलब कोई मरा है तभी तो ऐसा दिखा रहा है। ठीक है, ये खाना नहीं पका रही है, ये इंसान की जान को पका रही है। जब ये खाना, इसीलिए बोलते हैं देखते हो इंडिया में चलता है ना कि खाना खाने से पहले और वॉशरूम के बाद हाथ धुलना चाहिए। ठीक है, इसी वजह से इसको कंफर्म करने के लिए एक वाइडल टेस्ट होता है, विडॉल टेस्ट होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे अपने बैक्टीरियल डिजीज पे, जो कि है निमोनिया। ये हमारा जो है एक नई बीमारी है निमोनिया। ठीक है, किसी भी एज में हो सकती है, ऐसा कोई वो खास नहीं है कि एक पर्टिकुलर एज में ही हो, ये किसी को भी हो सकती है। ठीक है, देखो इसके लिए तुम्हें दो बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ठीक है, निमोनी वाला तो याद रहता है, इसीलिए एग्जामिनर और तुमसे चला के वो तुमसे पूछेगा इन्फ्लुएंजा का देके, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का देकर के तुमसे पूछेगा कि, ऐसा नहीं देगा, जैसे पूछेगा ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज निमोनिया, उसमें दे देगा तुम्हें पहला सैल्मोनेला टाइफी, और भी कोई दे सकता है, उसमें एक और दे देगा हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो तुम्हें तो याद रहेगा कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ने किया था, जबकि ये भी ऑप्शन सही है। तो दोनों बैक्टीरिया का नाम याद रखना निमोनिया के केस में। ये दोनों बैक्टीरिया निमोनिया करते हैं इन ह्यूमंस विच इन्फेक्ट द एल्वियोलाई। एल्वियोलाई क्या होता है, तुम्हारे रेस्पिरेटरी ट्रैक का, जो तुम्हारे रेस्पिरेटरी ट्रैक है नोज से शुरू होकर लंग्स तक जाता है, तो उसमें का जो लास्ट पार्ट होता है जो गैस को एक्सचेंज करता है, जो CO2 और O2 को एक्सचेंज करता है, वो होता है एल्वियोलाई। सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, गुच्छे लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एयर से फील्ड होता है। ठीक है, ऑफ लंग्स, लंग्स में अफेक्ट करता है निमोनिया। एज अ रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन द एल्वियोलाई गेट फिल्ड विद फ्लूइड लीडिंग टू सीवर प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशन। अब देखो दिक्कत कहाँ पे होती है, दिक्कत जैसे मान लो ये तुम्हारा एक एल्वियोलाई है। ठीक है, यहां से ब्लड जा रहा है तुम्हारा। ठीक है, ब्लड में क्या है, CO2 है, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा ऑक्सीजन है। ठीक है, तो पहले हम नॉर्मल केस देखते हैं। नॉर्मल केस क्या होता है, यहाँ से ऑक्सीजन इसमें चला जाता है और CO2 लंग्स में आ जाता है, और लंग्स के थ्रू हमारे नाक से बाहर चला जाता है। जैसे सांस ले रहे हो तो ऑक्सीजन अंदर ले लो, CO2 छोड़ रहे हो बाहर। तो ये कैसे हो रहा है, ये जो काम होता है हमारी बॉडी में वो एल्वियोलाई करती है, लंग्स में होती है एल्वियोलाई। ठीक है, अभी हम देखेंगे, उसकी भी डायग्राम देखेंगे। देखो यहाँ पे जो तुम छोटे छोटे देख रहे हो ना इसके ब्रांचेस, ये जो ब्रांचेस, ये देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे इसने जूम किया है इस चीज को ना, मैं तुम्हें एकदम डिटेल में बता रहा हूँ, अगर तुम्हें पता है तो आगे स्किप कर सकते हो। ये जो छोटा वाला पार्ट है ना, छोटा वाला पार्ट तुम यहाँ पे देख लेना, ये छोटा वाला जो पार्ट है ना, उसको हमने जूम करके देखा है, तो वहां पे ऐसे आ रहा है एल्वियोलाई। इसमें देखो एल्वियोलाई में नॉर्मली होता तो CO2 को अंदर ले लेता है और ऑक्सीजन को मतलब ब्लड में छोड़ देता। ठीक है, अब लेकिन इसमें पानी भर चुका है, तो डिफ्यूजन करने का प्रोसेस, अब यहाँ पे जो क्या है वो पानी भर चुका है। ठीक है, फ्लूइड भर चुका है, फ्लूइड। निमोनिया में लंग्स में ना फ्लूइड भर जाता है। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे फ्लूइड भर गया। ठीक है, तो अभी ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसफ्यूजन, डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्ट, इसमें दिक्कत आएगी। जब दिक्कत आएगी को तो मतलब दिक्कत होगा सांस लेने में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब सिम्टम्स की बात करते हैं। यहाँ तक समझ आ गया कि इसमें जो पॉइंट तुम्हें याद रखने, वो याद रखने कि ये जो होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से होता है और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से होता है। जिसके बीमारी में क्या होता है, जो एल्वियोलाई होती है तुम्हारी, वो एल्वियोलाई ऑफ लंग्स गेट फिल्ड विथ फ्लूइड। ठीक है, और ये क्या करता है, सीवर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है इन रेस्पिरेशन। सिम्टम्स इसकी बात कर रहे हैं, फीवर होगा, चिल्स होगा, मतलब बुखार होगा, ठंडी लगेगी एकदम से, कफ होगा, हेडेक होगा। ठीक है, पहले टाइफॉइड में क्या था, तुम्हारा फीवर मेंटेन रहेगा, इसमें क्या होगा कि तुम्हारा फीवर आएगा फिर जाएगा, मतलब ठंडी भी लगेगी, गर्मी भी होगी, बुखार भी होगा, ठंडा भी लगेगा। ठीक है, अगर बात बढ़ जाए उसमें टाइफॉइड में तो जान ले लेता। ठीक है, अगर डेंजरस केस हो जाता है, इसमें सीवर केस में क्या होगा, सीवर मतलब डेंजरस केस। ठीक है, लिप्स और फिंगर्स, फिंगर्स की नेल और लिप्स ग्रे से ब्लूइश इन कलर हो जाएंगे, ब्लू कलर के हो जाएंगे। ठीक है, ब्लू कलर में आ जाएंगे। A healthy person acquire the infection by inhaling droplets or aerosol released by infected person or even by sharing glasses utensils with an infected person। अब देखो क्या होता है, जैसे मान लो किसी को निमोनिया है, उससे दूसरे इंसान को कैसे निमोनिया होगा, दूसरे इंसान को ऐसे निमोनिया होगा कि अगर मान लो किसी ने स्नीज किया, छींक मारी, तो उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं या तो उसके थ्रू दूसरे इंसान को हो सकता है, या तो जिसको निमोनिया है उसने किसी ग्लास में पानी पिया,
ठीक है, और उसी गिलास से बिना धुले कोई दूसरा इंसान पी लिया जूठा पानी, ठीक है, तो उससे उसे भी हो जाएगा, ठीक है। डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया आर सम ऑफ अदर बैक्टीरियल डिजीज इन मैन। मैन मतलब पूरा ह्यूमन में। डिसेंट्री, प्लेग और डिप्थीरिया, इसको हम आगे देखेंगे एक एक करके, ठीक है। अभी हमने टाइफाइड देखा और निमोनिया देखा। अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे अभी इसके बारे में ही देख लेते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, एडिनो वायरस, वायरल निमोनिया, अलग अलग टाइप के होते हैं निमोनिया में। देखो बैक्टीरियल निमोनिया, वायरल निमोनिया, फंगल निमोनिया, पैरासिटिक निमोनिया, ये सब तुम्हें अभी नहीं याद रखना। अभी तुम्हें बस दो याद रखना है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, बैक्टीरियल अभी याद रखना है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। इन्फ्लेमेशन तुम यहाँ पे देख सकते हो, सूजन, जहाँ पे कहीं पे भी अगर लिक्विड भर जाए तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन तो होगा ही, सूजन तो होगी ही। ये तुम्हारा ट्रेकिया, ये तुम्हारा लंग्स दोनों। उसके बाद इसको एकदम जूम करके देखा है हमने, तो ये ब्रोक्यूल है, फ्लूइड इन ब्रोक्यूल, तुम देख रहे हो ना, इसमें से एल्विलाई निकला होता है, ठीक है। फीवर, स्वेटिंग और एंड चिल्स, ठीक है। फीवर, कफ होगा, जल्दी जल्दी सांस आएंगी, छोटी छोटी, मतलब पूरा इंसान जो है वो अपनी लंबी सांस नहीं ले पाएगा, ठीक है। डिफिकल्ट ब्रीदिंग होगा, सांस लेने में भी दिक्कत होगी। चेस्ट पेन होगा जब कफ या फिर सांस लेगा, ठीक है। भूख नहीं लगेगी, थकान रहेगा हमेशा, ठीक है। मैनी वायरसेस ऑल्सो कॉज डिजीज इन ह्यूमन। अब तक तो हमने देख लिया कि बैक्टीरियल डिजीज क्या होती है, दो देखा हमने, टाइफाइड और तुम्हारा ये निमोनिया। तीन और नाम दे रखे हैं इसने, डिसेंट्री, प्लेग और डिप्थीरिया, ये भी हम देखेंगे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं वायरल डिजीज पे, ठीक है। राइनो वायरस रिप्रेजेंट वन ऑफ सच ग्रुप ऑफ वायरस विच कॉज मोस्ट इन्फेक्शन ह्यूमन एलिमेंट्स, द कॉमन कोल्ड। द कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड सबको हो जाता है, इजीली हो जाता है, तो ऐसा कोई नहीं होगा जिसे एक नहीं एक बार कॉमन कोल्ड ना हुआ हो। एक क्या, मुझे लगता है 5-6 बार हुआ होगा, बचपन से लेके अभी तक हम बात करें तो कॉमन कोल्ड नॉर्मली हो जाता है। अगर नहीं होता है तो किसी दिन ना तुम क्या करो कि सुबह सुबह उठ के ठंडे ठंडे पानी से नहा लो 2-4 दिन। अभी कुछ लोग कमेंट करेंगे कि हम तो रोज नहाते हैं, तो रोज नहाने वाली की बात नहीं हो रही है। दे इनफेक्ट, अभी हम बात करते हैं कि ये होता कैसे, राइनो वायरस। दे, अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल गया ना, कॉमन कोल्ड का कॉज कौन करता है? कॉमन कोल्ड कॉज करने वाला है राइनो वायरस, राइनासोर्स नहीं, राइनो वायरस। दे इनफेक्ट नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट लंग्स। कॉमन कोल्ड में और निमोनिया में क्या अंतर है? निमोनिया तुम्हारे लंग्स को अफेक्ट करेगा, लेकिन कॉमन कोल्ड तुम्हारे नोज को और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, पैसेज को तुम्हारे अफेक्ट करेगा। कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज बाई नेजल कॉन्जेशन एंड डिस्चार्ज, नाक जाम होना और इससे डिस्चार्ज होना फ्लूइड, ये इसका सिम्टम है। सोर थ्रोट, खराश गला, ठीक है। हिचकिच, क्या बोलते हैं यार, खिचकिच दूर करो, विक्स की गोली लो, ऐसा कुछ था। हॉर्सनेस, आवाज भारी हो जाना। कफ एंड हेडक, कफ और स्नीजेस, ठीक है। हेडक एंड टायर्डनेस, ओके सॉरी, सिम्टम्स में इसके वो कर लो। कॉमन कोल्ड, नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज इसका पहला सिम्टम है, सोर थ्रोट इसका दूसरा सिम्टम है, हॉर्सनेस आवाज भारी हो जाना, कफ, हेडक एंड टायर्डनेस, मतलब टायर्ड आदमी रहेगा, बोर, एकदम थका हुआ रहेगा, ठीक है। विच यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 days, ये 3 से 7 दिन तक होता है, ठीक है। ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नीज फ्रॉम इंफेक्टेड पर्सन आइदर इनहेल्ड डायरेक्टली और ट्रांसमिट थ्रू कंटामिनेटेड ऑब्जेक्ट सच एज पेन, बुक, कप्स, डोरनॉब्स, कंप्यूटर कीबोर्ड और माउस कॉज इन्फेक्शन ऑफ हेल्दी पर्सन। देखो इसके फैलने के चांसेस ज्यादा हैं, इसके फैलने का मीडियम ज्यादा है। या तो कोई स्नीज करते, छींक दिया, उसके थ्रू फैल सकता है, या फिर जैसे वो कहीं खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, चाय पी रहा है, या फिर मतलब कहीं वो छींक दिया पहले से, स्नीज कर दिया और वो वहां पे साफ सफाई नहीं हुई और दूसरा इंसान वहां पे जाकर के बैठ गया, तो उसे भी होने के चांसेस हैं, ठीक है। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, ये बहुत तेजी से फैलता है। कोरोना वायरस भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन था, ठीक है। एक दूसरे के थ्रू मतलब किसके में, एक दूसरे में किसके थ्रू फैलता था, खांसने से, छींकने से फैलता था ना, तो वैसे ये भी उसी कैटेगरी का है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, एरोसॉल इन्फेक्शन से फैलता है, हवा के थ्रू फैलता है, ठीक है। देखो ये कर रहा है ना छोटा बच्चा, इसको भी हो गया कोल्ड। अब हम बात करते हैं मलेरियल डिजीज पे, ठीक है। वायरल में इतना ही था, मतलब इतना ही केस है, ज्यादा है, अभी हम देखेंगे सब एक एक करके, लेकिन अभी हम बात करते हैं प्रोटोजोवन डिजीज के बारे में। सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज आर कॉज्ड बाई प्रोटोजोन्स टू, यू माइट हैव हियर्ड अबाउट मलेरिया, तुमने मलेरिया के बारे में भी सुना होगा, ठीक है।
तुमने मलेरिया के बारे में सुना है ना कि किसी न किसी को तो मलेरिया हुआ ही होगा। अ डिजीज मैन हैज बीन फाइटिंग सिंस मेनी ईयर्स। ये एक ऐसी बीमारी है जिसको जो ह्यूमंस हैं वो कई सालों से इसके खिलाफ लड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए ना एक कोई ऑफिसर भी होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आई थिंक, या ब्लॉक लेवल पे, कहीं ना कहीं इसका एक ऑफिसर बैठता है कि उसके एरिया में ये बीमारी ना फैले। प्लाज्मोडियम, अ टाइनी प्रोटोजोआ, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम। देखो ये बीमारी को कॉज करने वाला कौन है? प्लाज्मोडियम है, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया, ठीक है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म ही है। ऑफ दीज मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम इज मोस्ट सीरियस एंड वन इवन कैन बी फेटल। देखो प्लाज्मोडियम जो तुम्हारा वो है प्रोटोजोआ, वो 3 टाइप का है, ठीक है। वो कितने टाइप का है? 3 टाइप का। पहला प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। ये तीनों मलेरिया कॉज करते हैं। इससे तुम ये मत कर लेना जैसे एग्जाम में ये दे दिया ना कि इसमें से किससे मलेरिया होगा, तो प्लाज्मोडियम मलेरिया है तो इससे मलेरिया होगा, नहीं, तीनों मलेरिया कॉज करेंगे, अलग अलग टाइप के मलेरिया कॉज करेंगे, ठीक है। तो जो फैल्सिफेरम है ना इसकी मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है। मतलब ये जो है ना फैल्सिफेरम, ये जिसको हो गया उसमें ना डेथ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। ये दोनों तो फिर भी ठीक हो सकते हैं, लेकिन इसमें चांस ज़्यादा है कि वो इंसान खत्म हो सकता है, ठीक है। मैलिग्नेंट मलेरिया कॉज कर देता है जो कि मोस्ट सीरियस है और फैटल भी हो सकता है। फैटल मतलब डेडली हो सकता है, ठीक है। Let us take a glance at the life cycle of Plasmodium. Figure 7.1. Plasmodium enters in human body as sporozoid infectious form through the bite of an infected female Anopheles mosquito. देखो ये होता कैसे है, पहले हम इसके बारे में ना एक इंट्रो वो देख लेते हैं चार्ट, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। देखो होता कैसे है, कोई भी एक मॉस्किटो है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, ठीक है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो है, उसके अंदर एक इन्फेक्टेड मतलब ऐसा, अभी फिलहाल ऐसा समझो कि उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो अगर इंसान के अंदर आ जाएं तो वो वहां पे मलेरिया कॉज कर सकती हैं, और उस चीज का नाम है स्पोरोजोइट। यहाँ पे तुम देख सकते हो उस चीज का क्या नाम है, स्पोरोजोइट, ठीक है। तो ये जो मच्छर काट रहा है ना, एक्चुअल में ये फीमेल है, काट रही है, इसके अंदर है स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट नाम का कुछ है, अभी इतना समझो, स्पोरोजोइट नाम का कुछ है इसके अंदर, ठीक है, जो कि इन्फेक्शन कॉज करता है। वो इंसान के अंदर आया, वो अब कहाँ जाएगा, पैरासाइट वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा तुम्हारा लीवर पे। लीवर पे किसके थ्रू जाएगा, जैसे अभी तुम कहोगे कि उसने तो हाथ में काटा है, तो लीवर के पास कैसे जाएगा, थ्रू ब्लड, ब्लड के थ्रू वो लीवर में जाएगा, लीवर की सेल्स में वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा। देखो पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लिवर सेल्स बस्टिंग द सेल्स एंड रिलीज इनटू द ब्लड। पहले क्या होगा, हाथ पे फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो ने काटा, अब यहाँ से उसने स्पोरोजोइट अंदर किया हमारे ह्यूमन बॉडी के, वहां से हमारा जो वहां से जो स्पोरोजोइट है वो हमारे लिवर पे जाएगा, लिवर की सेल्स में जाएगा थ्रू ब्लड, वहां पे वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तुम्हें पता है ना, सेक्सुअल ए सेक्सुअल, ठीक है। तो वहां से वो एसेक्सुअली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा, वहां पे एक से हजारों सेल्स बनाएगा, ठीक है, और वो उस सेल को फोड़ देगा, फाड़ देगा, ठीक है, बस्ट करेगा, भड़का देगा, बम मार देगा, ऐसे सब वो उस सेल को खत्म कर देगा। वहां से वो ब्लड में फिर आएगा, फिर वो जाएगा हमारी रेड ब्लड सेल पे, हमारे ब्लड में, ठीक है। Parasite reproduce asexually in red blood cells, bursting the red blood cell and causing cycle of fever and other symptoms. Release parasite infect new red blood cell. देखो लिवर, जैसे मान लो दो, अभी ऐसे समझो कि दो स्पोरोजोइट्स मॉस्किटोज ने ह्यूमन बॉडी में डाला, ठीक है। अब वो दो रिप्रोड्यूस करते करते 20 बनाए, लिवर में 20 बनाया, ठीक है, और वो 20 अब निकल के आ गए तुम्हारे रेड ब्लड सेल्स में, वहां पे वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके 200 बना लिए, ठीक है। अब वहां पे वो रिप्रोड्यूस करेंगे और रेड ब्लड सेल को तोड़ के आगे निकलेंगे, और जो नए बनेंगे वो दूसरे रेड ब्लड सेल को मतलब तुम्हारे आरबीसी को अफेक्ट करेंगे, उसके अंदर वो जाके अपने आप को रिप्रोड्यूस करेंगे, फिर तुम्हारे आरबीसी को फोड़ के और वो दूसरे नए नए, ऐसे तुम्हारा प्रोसेस चलते रहेगा, ठीक है। वहां से एक स्टेज बनेगा, जो बनेगा सेक्सुअल स्टेज, वहां से गैमेटोसाइट शुरू होगा, किसमें, रेड ब्लड सेल में डेवलप हुआ होगा, ठीक है।
सेक्सुअल स्टेज कहाँ पे डेवलप होगा? रेड ब्लड सेल्स में, ठीक है। होगा यहाँ पे नहीं, बट डेवलप हो जाएगा, ठीक है। गैमीट्स यहाँ पे बन जाएंगे रेड ब्लड सेल्स में ही, मेल और फीमेल गैमीट, ठीक है। अब कोई दूसरा मॉस्किटो आया, उसने काटा, ठीक है। पहले क्या हुआ? पहले एक मॉस्किटो ने आया और तुम्हें मलेरिया का स्पोरोजॉइट दे दिया। अब तुम्हारी बॉडी में वो मतलब रिप्रोड्यूस करके अपने आप को पहले लीवर में, फिर रेड ब्लड सेल्स में, वहां पे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके अपना नंबर उसने बढ़ा लिया स्पोरोजॉइट का, ठीक है। स्पोरोजॉइट पैरासाइट है, ठीक है, तो उसने अपना नंबर बढ़ा लिया। अब तुम्हारी बॉडी में पूरा स्पोरोजॉइट बढ़ चुका है, हाई हो चुका है, ठीक है। तुम्हें फीवर हो रहा है, चिल्स, ठंडी लग रही है, फीवर हो रहा है, ठीक है, थ्रू पीरियड में, ठीक है। अब वहां पे क्या होगा? यहाँ पे देख रहे हो साइकिल्स ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम्स। यहाँ पे फीवर आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि कोई दूसरा मॉस्किटो आया, कोई दूसरा फीमेल मॉस्किटो आया और ये गैमिटोसाइट ले गया। जैसे कोई दूसरा मॉस्किटो आया, मान लो काट लिया यहाँ पे, अब वो जो स्पोरोजॉइट था, जो मेल एंड फीमेल गैमिट्स थे, उसको वो ले गया। जब मेल और फीमेल गैमिट्स को वो ले गया, तो अब क्या होगा? फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ टेक्स प्लेस इन मॉस्किटोज गट। जो उसका गट है, जो उसका इंटेस्टाइन है, जो उसका गट है, वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा। हुआ क्या? पहले उसने स्पोरोजॉइट इंसान के अंदर डाला, स्पोरोजॉइट अपने आप को एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते 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 क्या किया? लीवर से आरबीसी में गया, आरबीसी में भी रिप्रोड्यूस किया, वहां से वो गैमिटोसाइट्स बना लिए, मेल एंड फीमेल गैमिट बना लिए। अब कोई दूसरी फीमेल मॉस्किटो आएगी और उस मेल और फीमेल गैमिट को ले जाएगी, ठीक है। वहां से वो मॉस्किटो के गट में, मॉस्किटो के गट में वो क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद वो फिर से तुम्हारा क्या बन जाएगा? स्पोरोजॉइट्स बना लेंगे, ठीक है। स्पोरोजॉइट्स बना लेंगे और ये कहाँ होगा? उनके जाकर के स्टोर कहाँ होगा? वो सलाइवरी ग्लैंड में, मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में वो स्टोर रहेगा। फिर जब फीमेल मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में वो स्टोर रहेगा, फिर वो अगर किसी हेल्दी इंसान को जाकर के काटेगी, तो फिर वो सेम स्पोरोजॉइट उसके अंदर डाल देगी। समझ रहे हो? अब ऐसे समझो, ह्यूमन, यहाँ पे इसके दो होस्ट हैं, ये दो लोगों में मिलाकर के अपना ये एक साइकिल पूरा करेगा। जो फीमेल मॉस्किटो है, पहले फीमेल मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में, हमारे पास भी सलाइवरी ग्लैंड होती है, ऐसे ही फीमेल के पास भी सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। तो पहले उसके फीमेल मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में वो स्पोरोजॉइट स्टोर होगा। वो हमारे हाथ पे काटेगी, कहीं भी काटे, हमारी बॉडी में आया, हमारी बॉडी से वो लीवर में जाएगा, लीवर सेल्स को बर्स्ट करेगा, फोड़ेगा, वहां पे मल्टीप्लाई करेगा, फिर आरबीसी में जाएगा, वहां पे मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद वो मेल एंड फीमेल गैमेट बनाएगा। यहां तक हो गया ह्यूमन के केस में। अब ह्यूमन से इसके आगे अब मच्छर, जो तुम्हारा मॉस्किटो है ना, उसमें भी कुछ होगा। उसमें क्या होगा? फीमेल मॉस्किटो हमारे बॉडी से मेल एंड फीमेल गैमेट ले गई, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ, वहां से तुम्हारा स्पोरोजॉइट नया बना, ठीक है। और वो स्टोर कहाँ होगा? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के कहाँ पे? सलाइवरी ग्लैंड में, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा है, पढ़ सकते हो तुम एक बार, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर्ड टू होस्ट humans and mosquito to complete its life cycle. The female anopheles mosquito is vector transmitting agent 2, ठीक है। देखो यहाँ पे वेक्टर के जैसे भी फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो काम करती है और खुद का भी लाइफ साइकिल मेंटेन करती है, ठीक है। यहाँ पे दो होस्ट चाहिए। होस्ट मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर वो जाकर के अपना लाइफ साइकिल पूरा कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे मॉस्किटो खुद पे भी डिपेंडेंट है और एक ह्यूमन पे भी डिपेंडेंट है, ठीक है। यहाँ पे तुम देख सकते हो, मैंने जूम किया है, ठीक है, देख लो। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रोटोजोवन डिजीज के बारे में, जो कि है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। कौन सी है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन विच कॉज अमीबियासिस, अमीबिक डिसेंट्री, ये अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज इंक्लूड कॉन्स्टिपेशन। अभी दूसरे प्रोटोजोन डिजीज की हम बात कर रहे हैं, अमीबियासिस के बारे में, जो कॉज करता है एक प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। अमीबियासिस को हम दूसरा नाम भी देते हैं अमीबिक डिसेंट्री, ठीक है। इसके सिम्टम्स हम नोट कर लेते हैं, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन एंड क्रैम्प्स, स्टूल विथ एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट्स। स्टूल मतलब तुम्हारे ह्यूमन का एक्सक्रीटा, ठीक है। स्टूल मतलब ह्यूमन एक्सक्रीटा, जो ह्यूमन का वेस्ट होता है, फूड वेस्ट होता है, उसको हम स्टूल कहते हैं, एक्सक्रीटा, ठीक है। फीसेस कहते हैं, स्टूल कहते हैं, ठीक है। हाउस फ्लाई एक्ट एज मैकेनिकल कैरियर टू सर्व ट्रांसमिट द पैरासाइट फ्रॉम फीसेस टू इन्फेक्टेड पर्सन
फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू फूड एंड फूड प्रोडक्ट एंड देयर बाई कंटामिनेटिंग देम। देखो क्या होता है यहाँ पे भी, जो तुम्हारा ये एंटमीबा हिस्टोलिटिका जो है पैरासाइट, वो भी थ्रू मक्खी, थ्रू फ्लाइज, थ्रू हाउस फ्लाई, यहाँ पे देख रहे हो हाउस फ्लाइज लिखा ना, घर में जो मक्खियां होती हैं, जैसे मान लो वो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के स्टूल पे बैठी, फीसेस पे बैठी, ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटा पे बैठी, जिसको ये बीमारी थी एमीबिएसिस, तो वहां से वो किसी फूड पे गई। यहाँ पे बहुत सारे चांसेस है, अगर ये बीमारियां हैं तो ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। तो किसी इन्फेक्टेड पर्सन के वो स्टूल से किसी की फूड पे गई, वहां पे उसने फूड को भी क्या किया, इन्फेक्ट कर दिया। ड्रिंकिंग वाटर एंड कंटेमिनेटेड फूड बाय फीकल मैटर्स आर मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। देखो यहाँ पे भी अगर कोई अपना खाना और पीना शुद्ध कर ले तो ये उसे बीमारी होगी ही नहीं, देख रहे हो। अब हम बात करते हैं एस्केरियासिस के बारे में। अब तक हमने क्या बात किया, अब तक हमने बात किया अमीबियासिस के बारे में, ठीक है। अब तक हमने क्या बात किया, अमीबियासिस के बारे में। अब हम बात करते हैं एस्केरियासिस के बारे में। एस्केरियासिस ये एक राउंड वर्म, एस्केरियासिस द कॉमन राउंड वर्म एंड व्यूचेरिया द फाइलेरियल वर्म आर सम ऑफ द हेलमिंथिक टू नो। अब देखो अब तक हमने क्या बात किया था, हमने बैक्टीरियल देख लिया, वायरल देख लिया, उसके बाद प्रोटोजोन देख लिया। अब हम बात करेंगे हेलमिंथिक डिजीज के बारे में, ठीक है। तो याद रखना एस्केरियास, एस्केरिस एंड व्यूचेरिया ये दो फाइलेरियल वर्म है, ठीक है, हेलमिंथ कैटेगरी में आते हैं। विच आर नोन टू बी पैथोजेनिक टू मैन, ये हमारे लिए पैथोजेनिक है। पैथोजेनिक का मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज कर दे, ठीक है। एस्केरियासिस एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट कॉज एस्केरियासिस। देखो एस्केरिस जो है वो एस्केरियासिस कॉज करता है, यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ये उसके हेलमिंथिक पैरासाइट का नाम है एस्केरिस और बीमारी का नाम है एस्केरियासिस, ठीक है। एस्केरियासिस बीमारी एस्केरिस नाम के हेलमिंथ से होता है, ठीक है, वर्म से होता है। सिम्टम्स इसके याद रख लो, इंटरनल ब्लीडिंग, बॉडी में ही इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगा, ये बहुत डेंजरस होता है इंटरनल ब्लीडिंग, ठीक है। मस्कुलर पेन, मसल्स में पेन होगा, फीवर रहेगा, अनीमिया हो जाएगा एंड ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। और बहुत जो इंटेस्टाइनल पैसेज है, तुम्हारा इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन हो या लार्ज इंटेस्टाइन हो, उसके थ्रू फूड जाना रुक सकता है, ठीक है। द एग्स ऑफ पैरासाइट आर एक्सक्रीटेड along with the feces of infected person which contaminate soil, water and plants। देखो अब जो ये पैरासाइट है एस्केरिस या वुचेरिया या एस्केरिस जो पैरासाइट है, इसका इन्फेक्टेड एग, इसका जो एग है वो इन्फेक्टेड पर्सन के फीसेस स्टूल के थ्रू जाएगा बाहर, और वो वहां के सॉइल को, वहां के वाटर को, वहां के प्लांट को, वहां के मतलब जहां भी वो उसका फीस जाएगा, उसका स्टूल जहां भी जाएगा, खेतों में या फिर कहीं भी, वो उस जगह को इन्फेक्ट कर देगा, ठीक है। A healthy person acquired this infection through contaminated water, vegetables and fruit। अब वहां पे अगर सॉइल को इन्फेक्ट कर रहा है तो वहां पे अगर कोई फ्रूट उगा रहा है, फ्रूट कोई उगा रहा है या फिर कोई फूड उगा रहा है, ठीक है, या फिर वहां पे उसके थ्रू कोई जैसे मान लो पाइपलाइंस जाती है ना, पाइपलाइंस अंडरग्राउंड, तो वहां पे भी कोई इंसान अगर वो कंटामिनेटेड वाटर लेता है, कंटामिनेटेड फूड लेता है, तो उसे ये होने के चांसेस हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक और बीमारी के बारे में, ये भी तुम्हारा हेलमिंथिक में ही आएगा, ठीक है। व्यूचेरिया, यहाँ पे देख रहे हो व्यूचेरिया था ना, इसमें हमने एस्केरियासिस कर लिया। उसके बाद हम देख रहे हैं एलिफेंटियासिस, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो हाथी पांव, इसका पैर देख रहे हो कैसे हो गया हाथी जैसे, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। व्यूचेरिया दो तरह से होता है, इसका ब्रैंकोफ्टाई और मलाई, ठीक है, मलाई बोल सकते हो, ब्रैंकोफ्टाई बोल सकते हो, जो तुम वो प्रोनाउंस कर रहे हो। ये भी एक फाइलेरियल वर्म है। ये भी क्या कॉज करता है, कॉज स्लोली डेवलपिंग क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। ये एक लंबे टाइम का इन्फ्लेमेशन, मतलब ऐसे कह सकते हो हैवी सीरियस इन्फ्लेमेशन ये कॉज कर देता है ऑफ द ऑर्गन इन विच दे लिव फॉर मेनी ईयर्स। ये एक दो साल में नहीं करता है, ये कई साल लगाता है ऐसे हाथी पांव करने में, ठीक है। यहाँ पे ये कई साल रहता है और धीरे धीरे ये इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन, ठीक है। यूजुअली द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्ब एंड द डिजीज इज कॉल्ड एलिफेंटियासिस और फाइलेरियासिस, ठीक है। यहाँ पे तुम फिगर 7.2 में देख सकते हो। द जेनाइटल ऑर्गन्स आर ऑल्सो ऑफन अफेक्टेड। जो जेनाइटल ऑर्गन्स है, टेस्टिस हो गया तुम्हारा, ठीक है, तो वो भी अफेक्ट होते हैं इन मैन, रिजल्टिंग इन ग्रॉस डिफॉर्मिटीज।
द पैथोजेंस आर ट्रांसमिटेड टू हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटोज वेक्टर। ठीक है, अब ये कैसे फैलता है, ये एक फीमेल मॉस्किटोज वेक्टर के थ्रू फैलता है। ठीक है, फीमेल मॉस्किटो इन्फेक्टेड पर्सन से किसी हेल्दी पर्सन को काट लिया तो उसके थ्रू ये ब्यूचेरिया ब्रैंकोफ्टाई या फिर ब्यूचेरिया मलाई उस हेल्दी इंसान के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं फंगल डिजीज पे। अब तक हमने क्या देख लिया, बैक्टीरियल देख लिया, वायरल देख लिया, उसके बाद हमने प्रोटोजोन देख लिया, उसके बाद हेलमिंथिक देख लिया। अब हम देखते हैं फंगल डिजीज के बारे में। ऐसे फंगस बहुत लोगों को कॉमन हो जाते हैं। ठीक है, ये टच कांटेक्ट में आने के थ्रू भी फैलते हैं। ठीक है, मेनी फंजाई बिलोंग टू जेनरा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन एंड एपिडर्मेटोफाइटॉन। ये तुम तीनों याद रख लेना। ठीक है, ये तीनों मतलब नाम है इस जेनरा के। जीनस स्पीसीज होता है ना, किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर, तुम्हारा फैमिली, फिर जेनरस, स्पीसीज, ऐसे कुछ था ना टेक्सोनॉमी में। तो उसमें ये माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटॉन और एपिडर्मेटोफाइटॉन जेनेरा के ये हैं। ये जो फंजाई हैं ये इसी 3 जेनेरा के आती हैं। ठीक है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंग वर्म्स। अब हम बात करते हैं रिंग वर्म बीमारी के बारे में। ठीक है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज इन मैन। भैया हर जगह मैन ही होगा, ह्यूमन नहीं लिख सकते हो, बताओ। जहां जहां देख रहा हूं वहां वहां मैन है भाई। कोई रिंग वर्म तो किसी में भी हो सकता है यार, नॉर्मली है। अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेसन्स ऑन वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी सच एज स्किन, नेल्स, स्काल्प नेल्स, स्किन, पता ही होगा तुम्हें, आर मेन सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज। देखो अब ये कैसे होता है, फंगस है, पहले याद रखना, फंजाई है, फंगाई है, फंगस है। ठीक है, जो तुम्हें एक ही नाम था यार, मैंने अलग अलग प्रोनाउंस करके लिया था, कोई और भी प्रोनाउंसिएशन तुम्हें आता है तो ले लेना नाम। ठीक है, तो ये अलग अलग वेराइटीज में आती हैं। ठीक है, स्किन पे हो जाएंगी, नेल्स पे हो जाएंगी, फिर स्काल्प पे हो जाएंगी। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे होती हैं। मेन जनरल इसका याद रखना है, रिंगवर्म का 3 मेन जनरल होता है, तुम्हारा एपिडर्मेटोफाइटॉन, ट्राइकोफाइटॉन एंड माइक्रोस्पोरम। ठीक है, द लेसन्स आर अकम्प्लाइज्ड बाय इंटेंस इचिंग। ये जो देख रहे हो ना यहाँ पे लेसन, ये मतलब बहुत ज्यादा खुजली देगा। ठीक है, हीट एंड मॉइस्चर हेल्प दीज फंगाइज टू ग्रो विच मेक देम थ्राइव इन स्किन फोल्ड सच एज दोज इन ग्रोइन और बिटवीन टोज। रिंगवर्म्स आर जनरली एक्वायर्ड। देखो ये कहाँ पे होता है, यहाँ ये वहां पे होगा जहाँ पे हीट वाला एरिया हो और मॉइस्चर वाला एरिया है, जैसे ग्रोइंग एरिया है, टेस्टिस के अगल बगल, इन मेल्स, ह्यूमन मेल्स में टेस्टिस के अगल बगल हो गया, आर्मपिट्स हो गए, वो जहाँ पे ये तुम्हारा हीट एंड मॉइस्चर दोनों ही नहीं मिले। ठीक है, स्किन फोल्ड्स हो जहाँ, जैसे अगर तुम बात करो तो जो फैटी स्टमक लिए हैं, जिनका स्टमक बहुत मतलब हैवी होता है, तो अगर वो बैठे हैं तो उनके स्टमक में फोल्ड्स हो जाते हैं। अगर वहाँ पे स्वेटिंग हो, हीट हो, तो वहाँ पे भी ये फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, रिंगवर्म्स आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल बाय यूजिंग टॉवेल्स, सॉइल और बाय यूजिंग टॉयल, क्लोथ्स और इवन द कॉम ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल। देखो कॉम्स क्यों, क्योंकि स्काल्प में अगर इन्फेक्शन हुआ तो किसी ने कंघी लगाया और उसी कंघी को उठा के तुमने लगा लिया तो तुम्हें भी हो सकता है। टॉवेल, जैसे ये फंगस है, इतना याद रखना, फंगस है, अगर तुम्हें फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, रिंगवर्म हो रहा है, तो अगर तुम उसे हाथ से खुजली कर दिए तो ये एक ऐसा फंगस होते हैं, ये फंगस जो होते हैं वो हाथ से ऐसे करने पे ना, ऐसे मान लो ऐसे कर रहे हो, मुझे नहीं हुआ, ऐसे करने पे ना वो तुम्हारे नेल्स में आ जाएंगे, ये टूट टूट के ना ब्रेक हो के तुम्हारे नेल्स में आ जाएंगे, और वो नेल्स फिर तुम कहीं अगर लगा लिए ना तो ये जैसे मान लो यहाँ पे लगा लिए तो ये यहाँ पे भी ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल मेनी इन्फेक्शियस डिजीज। देखो पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन, पर्सनल हाइजीन में मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था तुम्हें कि साफ सफाई अपनी खुद की ध्यान रखनी चाहिए, और पब्लिक में भी साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। इससे हम बहुत सारे इन्फेक्शियस डिजीज को हम रोक सकते हैं। कोविड के टाइम में सबको पता लग गया था ये बात। मेजर ऑफ पर्सनल हाइजीन इंक्लूडिंग कीपिंग द बॉडी क्लीन, खुद के बॉडी को खुद के शरीर को साफ सुथरा रखो। कंजम्पशन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, साफ सुथरा फ्रूट्स खाओ, खाना खाओ, पानी पियो। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, हम कहाँ पे थे, हम थे यहाँ पे आगे, इससे भी आगे, हाँ यहाँ पे देखो वाटर रिजर्वायर पे हम लोग थे ना। जब पता ही क्या होता है, जब मैं ना ये करते रहता हूँ, वीडियो बना रहा था, एक बार 1 घंटे का बन चुका था और फिर लैपटॉप अचानक से शट डाउन हो गया, बंद हो गया,
मेरा पूरा लेक्चर ही खराब हो गया। इस वजह से मैंने बोला कि बीच में ब्रेक लेके फिर नई शुरुआत करते हैं, वीडियो बनाते हैं। इसके पहले का बन चुका था, ठीक है। तो अभी देखो, हमने देखा था कि पब्लिक हाइजीन क्या होता है। पब्लिक हाइजीन में प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटा, जो भी वेस्ट हो रहा है, ह्यूमन वेस्ट हो, ह्यूमन एक्सक्रीटा हो, उसे हम प्रॉपर डिस्पोज करें, ठीक है। जैसे छोटा बेबी होता है, उसे पेम्पर्स पैंट पहनाते हैं, ठीक है, तो उसे हम ऐसे ही पब्लिक में ना फेंक दें, उसे हम ले जा करके कहाँ पे रखें, जो डस्टबिन हमारे लगे हों, ठीक है। पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर रिजर्वायर्स, पूल्स, सेज पूल्स, टैंक्स एंड ऑब्जर्विंग स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हाइजीन इन पब्लिक कैटरिंग। देखो, ट्रेन में खाना मिलता है, वो भी तुम्हारा पब्लिक हाइजीन हो गया, ठीक है। रेलवे स्टेशन हो गए, बस स्टेशन हो गए, कोई भी पार्किंग हो गया, ठीक है। या फिर यहाँ पे देखो, जो शहरों में या फिर गांव में भी आज वाटर टैंक्स लगे हैं, ठीक है। एक बड़ी बिल्डिंग होती है, मतलब हाइट पे एक जाकर के सर्कल में एक बिल्डिंग वो होता है, बना होता है टैंक, ठीक है। तो वो हो गया तुम्हारा वाटर टैंक, उसमें भी प्रॉपर टाइम टू टाइम उसको साफ करना होता है, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट्स, तुमने कोरोना वायरस में ये पढ़ ही लिया होगा कि डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, ठीक है। कोरोना वायरस जब आया था तो सबको पता लग गया था ये क्या होता है, क्यों सफाई जरूरी है, ठीक है। These measures are particularly essential when the infectious agents are transmitted through food and water such as typhoid, amoebiasis and ascariasis। देख रहे हो कितनी भयंकर भयंकर बीमारियां फूड एंड वाटर से हो रही हैं। अगर हम अपना फूड एंड वाटर सही रख लें तो बीमारियां होने की चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। इन केस ऑफ एयर बॉर्न डिजीज सच एज न्यूमोनिया, कॉमन कोल्ड, इन द एडिशनल एवं मेजर क्लोज कॉन्टैक्ट विथ पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन एंड देयर बिलोंगिंग शुड बी अवॉइडेड। देखो यहाँ पे एनसीईआरटी ने 2 लाइन में लिख दिया है कि कौन सी बीमारियां तुम्हारी एयरबॉर्न है और कौन सी बीमारियां तुम्हारी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होती हैं। देखो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से तुम्हारा लिखा है एनसीईआरटी ने टाइफॉइड, अमीबियासिस एंड एस्केरियासिस। ये याद रखना, टाइफॉइड, अमीबियासिस एंड एस्केरियासिस ये तुम्हारा फूड एंड वाटर से होता है, ठीक है। और एयरबॉर्न डिजीज से क्या होगा, निमोनिया हो जाएगा, फिर तुम्हारा कॉमन कोल्ड हो गया, ठीक है। ये तुम्हारे कॉन्टेक्ट से या फिर ड्रॉपलेट से समझ सकते हो, ऐसे इन्फेक्शन से होते हैं, शेयरिंग से होते हैं, शेयरिंग यूटेंसिल्स, ठीक है। उसके बाद फॉर डिजीज सच एज मलेरिया एंड फाइलियरियासिस देयर आर ट्रांसमिशन थ्रू इंसेक्ट वेक्टर्स। मलेरिया और फाइलियरियासिस, एलिफेंटेसिस जो हमने देखा था ना, हाथी पांव, वो और मलेरिया ऐसे किसी के साथ बैठोगे तो भी नहीं होगा, किसी के पास बैठ रहे हो तो भी नहीं होगा, एयर से भी, इन्फेक्टेड पर्सन से अगर एयर तुम्हें मिल जा रहा है उससे भी नहीं होगा। ये कैसे होगा, ये वेक्टर के थ्रू होगा। अगर कोई इंसेक्ट इन्फेक्टेड पर्सन को काट रहा है जिसे ये बीमारी हुई है, मलेरिया या फिर फाइलियरियासिस, अगर कोई इंसेक्ट, मच्छर मान लो, अगर कोई मॉस्किटो किसी इन्फेक्टेड पर्सन को काट रहा है, वो जाकर के किसी हेल्दी पर्सन को काट ले, तब ये होने के चांसेस हैं, ठीक है। The most important measure is to control and eliminate vectors and their breeding places। देखो अब ये जहाँ पे पनपते हैं, ये जहाँ पे अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, हम अगर उस वजह को ही खत्म कर दें तो ये तो अपने आप खत्म हो जाएंगे ना। दिस कैन बी अचीव बाई अवॉइडिंग स्टेग्नेशन ऑफ वाटर इन एंड अराउंड रेजिडेंशियल एरिया। रेसिडेंशियल एरिया वो होता है जहाँ पे लोग रह रहे हों, ठीक है। एक कॉमर्शियल एरिया होता है जहाँ पे काम होता है, ठीक है। और एक होता है रेसिडेंशियल एरिया जहाँ पे लोग रहते हैं अपना फ्लैट फ्लैट लेकर के, घर वर बना के, ठीक है। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड कूलर्स। देखो कूलर में या फिर अपने आसपास कहीं भी पानी इकट्ठा मत होने दो, मलेरिया का जो लार्वा होता है वो नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही जो भी वेक्टर के थ्रू फैलने वाली बीमारियां होती हैं उनमें बहुत कमी आ जाएगी, ठीक है, वो बहुत कम होंगे। अब अगर तुमने अपने आसपास साफ सफाई रख लिया तो कहीं भी पानी इकट्ठा मत होने दो, ठीक है। यूज ऑफ मॉस्किटो नेट्स, मॉस्किटो नेट लगा लो, रात में मॉस्किटो नेट्स तो लगा करके सोते हैं ना। इंट्रोड्यूसिंग फिश लाइक गेम्बूसिया। देखो गेम्बूसिया एक मछली है ना जो मॉस्किटो के लार्वा को खा जाती है, ये मॉस्किटो के लार्वा को खा जाती है। अगर किसी पानी में तुम्हें पता है कि यहाँ पे मॉस्किटो मच्छर वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करने वाले हैं, तो वहां पे ले आके गेम्बूसिया मछली डाल दो, वो मॉस्किटो के सारे लार्वा को खाएगी। लार्वा जब ये नहीं ले रहेगा, लार्वा क्या होता है उसका, ऐसे समझ सकते हो उसका बचपन का फेज होता है। किसी भी मच्छर के बचपन के लाइफ को तुम बोलोगे उसका लार्वा, ठीक है। वो लार्वा डेवलप होते होते एडल्ट मॉस्किटो बन जाएगा या फिर एडल्ट ऑर्गेनिज्म कोई भी बन जाएगा, ठीक है। इन पॉन्ड्स, तालाबों में, दैट फेड ऑन मॉस्किटो लार्वा स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड इन डिचेज, ड्रेनेज एरियाज एंड स्वैम्प्स।
जो भी जहाँ से भी कोई पाइपलाइन गुजर रही है या फिर ऐसा कोई एरिया है, वहाँ पे तुम इंसेक्टिसाइड यूज कर सकते हो। पॉन्ड्स, तालाबों में या फिर कहीं भी आसपास तुम गेम्बूसिया मछली यूज कर सकते हो जहाँ पे वाटर सोर्स हो, ठीक है। इन एडिशन, डोर्स एंड विंडोज शुड बी प्रोवाइडेड विथ वायर मेश टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ मॉस्किटो। एक लगता है सेफ्टी नेट। वायर मेश का पता है क्या है? एक तो हो गया तुम्हारा नॉर्मल गेट, नॉर्मल विंडो, नॉर्मल डोर, उसके बाहर भी एक होता है नेट वाला डोर, सेफ्टी गेट भी उसे बोल सकते हो। तो उससे क्या होता है ना, उसमें नेट लगा होता है, जाली, पतली पतली ना बहुत जालियां लगी होती हैं। मॉस्किटो नेट देखे हो ना, मच्छरदानी, ठीक है। तो वैसे ही रॉड का, स्टील वायर उसका किसका, आयरन का एक नेट बना होता है, वो ना एक सेफ्टी डोर के जैसे काम आता है, ठीक है। तो वहां से भी घर के अंदर वो नहीं आ सकते हैं, ठीक है। सच प्रिकॉशन हैव बिकम मोर इंपॉर्टेंट स्पेशली इन द लाइट ऑफ रिसेंट वाइड स्प्रेड इंसिडेंट्स ऑफ वेक्टर बॉर्न डिजीज एडीज मॉस्किटो। एडीज का जो वो है ना, एडीज मॉस्किटोज में जो है ना वो वेराइटीज, वो बहुत परेशान किए हैं ह्यूमंस को। लाइक डेंगू चिकनगुनिया इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करें तो एडीज मॉस्किटो, एडीज एजिप्टी है, एडीज फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटोज है, ये अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो ये इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरीके की बीमारियां पैदा कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि पब्लिक, पर्सनल और घर के आसपास का माहौल भी हम साफ सुथरा रखें, ठीक है। ये रही तुम्हारी गेम्बूसिया मछली। अब हम बात करते हैं पोलियो के बारे में। पोलियो एक वायरल डिजीज है, ठीक है। एनसीईआरटी में सिर्फ इसका नाम दे रखा था, वो जो मैंने बताया था ना कि नाम नाम दे रखा है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बैक्टीरियल का आई थिंक नहीं है, डिसेंट्री, प्लेग आई थिंक होगा भी, टिटनेस उसका नहीं है, कोई ना, हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। अभी हम बात करते हैं पोलियो के बारे में। पोलियो जब बच्चे छोटे होते हैं, 3-4 साल के होते हैं, तो स्कूल्स में, जनरली स्कूल्स में आते हैं लोग, डॉक्टर्स आते हैं और विजिटर्स आते हैं और बच्चों को पोलियो का ड्रॉप पिलाते हैं, ठीक है। ऐसे तुमने भी पिया है, मैंने भी पिया है, तुमने नहीं पिया तो जाकर के पी लेना अभी, नहीं तो पोलियो हो गया तो ऐसे हैंडीकैप हो जाओगे। देख रहे हो छोटे छोटे बच्चे कितने मतलब क्यूट से कह सकते हो, इतने पोलियो वायरस की वजह से हैंडीकैप हो गए, विकलांग हो चुके हैं, ठीक है। तो एक पोलियो वायरस से होता है, इतना याद रख लेना। अब हम बात करते हैं टिटनेस के बारे में। टिटनेस तुम्हें सबको पता है कि किसी चीज से लग जाए और वहां पे मतलब धूल लक्कड़ लग जाए तो टिटनेस हो सकता है, ठीक है। पीपल ऑफ टीन एज, देखो एक इसका जो वैक्सीन आता है वो नॉर्मली अगर किसी को नहीं टिटनेस हो रहा है फिर भी 10 साल पे लगवा लेना चाहिए, ठीक है। ये माइक्रोबैक्टीरियम टिटनिस होता है आई थिंक। अब हम बात करते हैं डिप्थीरिया के, ठीक है। तीसरा जो हमारी बीमारी है वो है डिप्थीरिया। ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। डिप्थीरिया ये इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियल अच्छा एक चीज इसमें, अभी हम बात करते हैं टिटनेस के बारे में, ये क्यों जरूरी है, यहाँ पे मैं क्यों लौट के आया। देखो किसी को भी अगर चोट लगे ना तो आराम से जाना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहां पे सस्ते में हो जाएगा। क्योंकि अगर बीमारी आ गई किसी इंसान में तो इससे बचना बहुत मुश्किल है, मुश्किल क्या है, नामुमकिन है। ये और रेबीज, अगर किसी को कुत्ता काट ले और किसी को टिटनेस हो जाए तो वो अगर बीमारी हो गई फिर तो नहीं बचोगे, कोई भी नहीं बचेगा जिसको ये टिटनेस और रेबीज हो गया। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि किसी को चोट लगे तो वो तुरंत हॉस्पिटल जाए और टिटनेस का इंजेक्शन लगवा ले। नॉर्मली एक टिटनेस अगर किसी कोई लग जा रही है चोट या फिर कोई काट ले रहा है कुत्ता उत्ता रेबीज में और टिटनेस में, तो 6 महीने के अंदर, अगर तुमने 6 महीने में लगवाया तो रुक सकते हो। फिर भी डॉक्टर से एक बार बात कर लेना। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या है यार, 1 रुपए की तो पर्ची लगती है, जाने में क्या दिक्कत है। तो वहां पे तुम्हें जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये हो गया और रेबीज हो गया, इसमें बचने का चांस ही नहीं है। बचने, अगर तुम्हें बीमारी का वो आ गया सिम्टम्स, फिर तो बचना बहुत नामुमकिन है। और इसमें जो डेथ होती है ना वो बहुत खतरनाक होती है। रेबीज में तो मतलब क्या ही बताएं, उसमें तो मतलब इतना बुरा डेथ होता है ना। इसमें बॉडी जो होती है वो रेनबो टाइप में हो जाती है। जैसे मान लो ये नॉर्मल बॉडी है ना, मान लो ये नॉर्मल बॉडी है ऐसे, तो जब इसकी डेथ होगी ना, जिसको टिटनेस हुआ है, तो उसकी बॉडी बीच में से उठ जाएगी, ऐसे हो जाएगी रेनबो टाइप में, ठीक है। ये उसका हेड है, ये उसका पैर है और ये बॉडी बीच में उठ गई है। बहुत खतरनाक डेथ होती है। मैं फोटो लगाने वाला था लेकिन यूट्यूब के गाइडलाइंस के थ्रू मैंने नहीं लगाया। डिप्थीरिया देखो, डिप्थीरिया ये जो तुम्हारा है ना कहाँ पे, रेस्पिरेटरी ट्रैक में,
ठीक है, युवला ऐसे ही कुछ नाम है। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये ऐसे एक बन जाता है। डिप्थीरिया इन्फेक्शियस डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरिया इन 1921 में देखो 2,06,000 केसेज आए थे डिप्थीरिया के यूएसए में, सिर्फ अमेरिका में। विद द एडवेंट ऑफ वैक्सीन फॉर दिस डिजीज द इंसिडेंस ऑफ दिस डिजीज हैज प्लमेटेड सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक ब्लॉकेज बन जाता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वहाँ पे एक ब्लॉकेज बन जाता है, फेरिंग्स वाले हिस्से में ना एक ब्लॉकेज बन जाता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है, खांसी आती है। ठीक है, इसके सिम्टम्स हम देख लेते हैं। सोर थ्रोट, मतलब गला जो है वो थोड़ा खराश जैसे हो जाता है। ठीक है, स्वालो ग्लैंड्स इन द नेक, जो ग्लैंड्स की नेक होती हैं वो स्वालो फूल जाती हैं। बार्किंग कफ, जैसे ना कफ भी आएगा तो बहुत मतलब आवाज़ अलग ही निकालेगा। रेसिंग हार्ट बीट बढ़ जाएगी तुम्हारी। वीजिंग एंड डिफिकल्टी ब्रीथिंग, सांस लेने में भी दिक्कत होगी। फीवर एंड चिल्स, इसका एक अलग सिम्टम्स है। यहाँ पे एक आता है डीपीटी। डीपीटी डीटीपी भी बोल सकते हो, डीटीपी डिप्थीरिया टिटनेस एंड पर्टूसिस। इसका एक वैक्सीन आता है, जब ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको तभी लगा दिया जाता है डीपीटी का टीका। तुमने सुना होगा, अगर नहीं सुना हो तो अभी समझ लो। इससे क्या होगा कि डिप्थीरिया, टिटनेस और पर्टूसिस, वूफिंग कफ, ये तीनों से वो बच्चे को बचा लिया जाता है। ठीक है, और पोलियो वायरस का वो ड्रॉपलेट्स पिला ही दिया जाता है बच्चों को। तो ऐसे बहुत सारे वो होते हैं वैक्सीन और दवाइयाँ। ठीक है, द एडवांटेज ऑफ मेड इन द एडवांसमेंट मेड इन बायोलॉजी साइंस हैव आर्म्ड अस टू इफेक्टिवली डील विद मेनी इन्फेक्शियस डिजीज। देखो, अब तक तो हमने पढ़ा कि बीमारियां कैसी कैसी हो सकती हैं, इंसान को कैसे कैसे दिक्कत दे सकती हैं, लेकिन इनसे लड़ने के लिए हमने पहले से ही बैकअप तैयार कर रखा है। पहले से क्या मतलब, अभी एडवर्ड जेनर जो थे वो पहला वो बनाए थे बैक्टीरिया से लड़ने वाला वैक्सीन। ठीक है, उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। देखो, द यूज ऑफ वैक्सीन्स immunization programs have enabled us to completely eradicate deadly disease like smallpox। एक वक्त ऐसा था ना, गांवों में छोटी मैया बड़ी मैया का नाम से भी फेमस है, लेकिन शहरों में भी होंगी यार, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इसका जो नाम है स्मॉल पॉक्स वायरस से होता था। तो ये जिसको हो जाता था वो लोग मान के चलते थे कि ये खत्म होगा। एक तो ऐसा टाइम आ गया था इंडिया में कि एक की डेड बॉडी जला के आते थे, तब तक दूसरा स्मॉल पॉक्स से डेड खत्म हो जाता था। ऐसा हाल था इंडिया में। ठीक है, तो इतनी खतरनाक बीमारी को खत्म कैसे किया गया? तो एक नाम आता है एडवर्ड जेनर का, यहाँ पे है ना, यहाँ पे नहीं है तो अभी हम देख लेंगे। ठीक है, अ लार्ज नंबर ऑफ अदर इन्फेक्शियस डिजीज लाइक पोलियो, डिप्थीरिया, निमोनिया एंड टिटनेस हैव बीन कंट्रोल्ड टू लार्ज एक्सटेंट बाय यूज ऑफ वैक्सीन। अभी मैंने बताया ना डीपीटी कैसे, तो डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस। तो डिप्थीरिया हो गया, टिटनेस हो गया, निमोनिया का मैंने बता ही दिया था, दवा करा लो। फिर पोलियो का, पोलियो वायरस, पोलियो ड्रॉपलेट्स मिलते ही हैं। तो ये अलग अलग जो बीमारियां हैं उनको हमने वैक्सीन के थ्रू बहुत कंट्रोल कर लिया। कोरोना वायरस को भी हमने वैक्सीन के थ्रू बहुत कंट्रोल कर लिया है। बायोटेक्नोलॉजी अबाउट विच यू विल लर्न इन नेक्स्ट चैप्टर में, हम बायोटेक जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि कैसे नई और सेफ वैक्सीन बन रही हैं। नई और सेफ वैक्सीन कैसे बन रही हैं, इसको भी हम देखेंगे बायोटेक्नोलॉजी में। डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक एंड वेरियस अदर ड्रग्स हैज आल्सो इनेबल्ड अस इफेक्टिवली टू ट्रीट इन्फेक्शियस डिजीज। देखो, वैक्सीन का बनना, एंटीबॉडीज का बनना, ये अलग अलग इन्फेक्शियस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए हमारे लिए बहुत फायदेमंद था। एंटीबायोटिक बैक्टीरिया पे इफेक्टिवली काम करता है। ठीक है, ये है एक बहुत ग्रेट साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, ये जब यहाँ पे स्मॉल पॉक्स, जब छोटी मात्रा जब फैली थी बहुत ज़्यादा, स्मॉल पॉक्स का जब डिजीज बहुत फैला था, अपने पीक पे था, तो क्या होता था ना कि इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो ये दूध वाले होते हैं ना, जो दूध इधर उधर निकालते हैं गाय भैंस से और ले जा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सबको बेचते हैं, तो उनको स्मॉल पॉक्स का वायरस नहीं लग रहा है, बाकी सबको लग रहा है। मतलब कई महीनों में इन्होंने ऑब्जर्व किया, कई दिनों में ऑब्जर्व किया, तो इनको पता लगा कि कुछ तो है इन दूध वालों के पास, जो ये दूध देते हैं ना गाँवों में या फिर कहीं भी, शहरों में भी आता है, ऐसी बात नहीं है। तो इनको नहीं हो रहा था, बाकी सबको हो रहा था, तो इन्होंने उस चीज़ को देखा, ऑब्जर्व किया। तो जो स्मॉल पॉक्स का जो वायरस था,
समझ लो, स्मॉल पॉक्स का जो वायरस था ये दूध देने वालों को नहीं हो रहा था, जो दूध डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उनको नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि वो गाय के पास रहते थे, गाय से दूध निकाला, दे दिया। तो इन्होंने देखा कि जिसको काउ पॉक्स हो रहा है, जिसको काउ पॉक्स हो रहा है उसे स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो है ना दूध वाले जो दूध निकाल के गाय को बेचते हैं, इनको नहीं हो रहा था। तो यहाँ से इन्होंने काऊ के अंदर से एक निकाला वैक्सीन, वेक्टर। काऊ के अंदर से इन्होंने काऊ पॉक्स का वो निकाला वायरस, ठीक है। और उसमें इन्होंने चेंजेस किए और इसका स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन बना दिया उस, ठीक है। इसका तुम देख सकते हो यूट्यूब पे एक डालना एडवर्ड जेनर, तो तुम्हें एक वीडियो मिल जाएगा, उसमें तुम पूरा डिटेल में समझ सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, पहले अपनी वाइफ और बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया। पहले इन्होंने अपने बच्चे पे ही एक्सपेरिमेंट कर दिया, क्योंकि कोई रेडी था नहीं, कोई रेडी था नहीं कि मतलब एक्सपेरिमेंट करे। जैसे किसी से जाते थे, बोलते थे कि मुझे इसका वैक्सीन बनाना है, मुझे आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना, कोई राजी नहीं होता था। तो इन्होंने अपने बच्चे को चुना, वो उनका बच्चा अभी छोटा ही था, तो इन्होंने अपने बच्चे पे एक्सपेरिमेंट किया और वो बच गया। उसके बाद इन्होंने सबको लगाया और आज स्मॉल पॉक्स को हम कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो स्मॉल पॉक्स कितना मतलब है, बेबी को हो गया है। अब ये ऐसे नॉर्मली हम क्या करते हैं कि इसको, कि जिसको हो जाता है उसे हम किनारे कर देते हैं कि दूसरे को इन्फेक्ट ना हो, क्योंकि ये कांटेक्ट से बहुत फैल जाता है, ठीक है। नीम के पत्ते हम लगा देते हैं। आज इन स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन भी बन गया है, ठीक है, देख रहे हो। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके बाद हम देखेंगे अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है, इम्यूनिटी और एड्स, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू।